Did you know, in a research done by NetStar, women tend to score higher in all driving competencies than their male counterparts men, hence making them better drivers. And did you even know that women have higher EQ, which is intelligence quotient, than men? But do you ever wonder कि ये रिसर्च करता कौन है और ये रिसर्चेस होते किस पे हैं? Well, my name is Priyanshi and I welcome you back to Blade Learners और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 साइकोलॉजी मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे रिसर्च मेथड्स, रिसर्चेस क्या क्या होती हैं और रिसर्चेस किस किस तरीके से की जा सकती हैं। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। So before you start the video, let me tell you that this is the place to be if you are a humanities or arts student, क्योंकि हमारे पास है हिस्ट्री, पोस्ट साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स, जिनको क्रिएट किया है खुद JNU, BHU, जामिया और DU जैसे इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए एलुमनाइज ने। And if you want to get the notes of psychology or any other subject, then please download our app, go to the free material section, there you will find all the important notes and the PDFs. इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट लिंक्स को एंड इवन द डाउनलोड लिंक ऑफ आवर ऐप, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू चेक इट आउट आफ्टर फिनिशिंग दिस वन शॉट. So now without any further delay, let's get started with the lecture. हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियांशी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का साइकोलॉजी चैप्टर 2 विच इज मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी. इंक्वायरी यानी यहाँ पे है रिसर्च. तो वी विल स्टडी ऑफ the methods that are used in research when it comes to psychology. So a little about me, as I said, मेरा नाम प्रियांशी है. I have done my graduation from Daulat Ram College and I hold a bachelor's degree in psychology honors. I have also published a journal in Tiger International Research Journal Publications, जो भी एक तरीके की research होती है. So without further delay, we will start the chapter. So today we will study the first topic of the chapter, which is goals of psychological inquiry, यानी कि aims क्या है, ambitions क्या है. So सबसे पहला ambition है description, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक particular describing या फिर definition of behavior की. Like for example, मैं सबसे पहले बताऊंगी, हम देते हैं pro-social behavior with males and females aged 18 to 24 and with regards to आपका environment. ठीक है. So pro-social behavior, put short very briefly, is basically ऐसे काम करना जिनका particularly personally आपसे तो कोई खास benefit आपका नहीं हो रहा है, but as a society whole या फिर as a community वो उस पर्टिकुलर चीज जो आप एक्शन करने वाले हो वो उस पर बहुत ज्यादा बेनिफिट डालने वाली है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं पानी घर में थोड़ा कम यूज करूं, वेस्ट ना करूं, तो मेरा इससे कोई पर्सनली फायदा नहीं हो रहा है, बट एज अ होल हम पानी सेव कर रहे हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस, राइट. सो दिस इज शोइंग ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर. तो मैंने यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है सो दैट हम डिस्टिंग्विश कर पाए पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अदर बिहेवियर्स. कहीं ऐसे ओवरलैप ना हो जाए और हमारी जो एरिया ऑफ कंसर्न है विच इज प्रो सोशल बिहेवियर एंड सो वो हम बहुत अच्छे से एफर्टलेसली, फ्लॉलेसली पढ़ सकें. नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन कि अच्छा ठीक है, हमें प्रो सोशल बिहेवियर देखना है मेल्स एंड फीमेल जिनकी एज है 18 से 24 साल विद रिगार्ड्स टू एनवायरमेंट. तो हमें ये समझना जरूरी पड़ जाता है कि ये दोबारा से प्रो सोशल बिहेवियर ये लोग कब दिखाने वाले हैं. सो और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वो प्रो सोशल बिहेवियर जो है फिर से होने वाला है. तो इसका आंसर हो सकता है हम प्रो सोशल बिहेवियर दिखाएंगे जब हमें दिखता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है ना, या फिर जब हमारे पास बहुत ज्यादा हीट वेव्स आ जाती है. एनसीआर में तो बहुत हीट वेव्स होती हैं, वैसे इस बार तो हर जगह ही हुई है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो हम और अवेयर हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. इसके अलावा अगर हमने आसपास अपने कम्युनिटी में कुछ देखा हो, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर नेचुरल कैलामिटी की, तो अगर कहीं पे सुनामी आ गई, यहाँ पे कहीं पे बहुत बारिश हो गई, यहाँ पे कहीं पे बहुत गर्मी आ रही है, लोग हीट स्ट्रोक से दे आर डाइंग. सो वी बिकम वेरी अवेयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वी स्टॉप or maybe not stop but maybe try to reduce our carbon emissions. We stop wasting water, we do not use single use plastic and so on and so forth. But सबसे
इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ध्यान देने की है वो है एक्सप्लेनेशन, कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो क्यों हो रहा है, तो उसके कॉजल फैक्टर समझने पड़ेंगे। कॉजल फैक्टर का मतलब हो गया ऐसे फैक्टर्स जो पर्टिकुलर बिहेवियर को कॉज कर रहे हो। सो यहाँ पे ये हो गया कि अगर किसी इंसान ने अपने आसपास के पीयर में ऐसे देखा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिसेज हैव अ वेरी एनवायरनमेंट के लिए उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे हम कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ऑफिस में ऐसा माहौल बना दे कि आपको सिर्फ अपने घर से बोतल लेके आनी है, आप कोई प्लास्टिक आइटम नहीं लाओगे, आप सिर्फ स्टील में लेके आओगे हर चीज खाने की, और इसके अलावा आपको किसी भी तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करना है यूज, और आपको हमेशा पेपर सेव करने के लिए बोला जाता है, तो you become very aware about the environment and you start acting in line to those. So ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस या ऐसी कोई चीज है जो उस पर्टिकुलर चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर रही हो, जो कि हो गया आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो हम अगर पर्टिकुलरली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें तो वो हो गया, ए होगी हमारा वेरिएबल प्रॉब्लम और बी हो गई हमारा वेरिएबल सर्वाइवल। तो एक 18 से 24 साल का आदमी अगर मान लो जॉब भी नहीं कर रहा, तो वो किसी पर्टिकुलर इस बिहेवियर में क्यों इंडल्ज करे? उसे दिखता है कि प्रॉब्लम जब बढ़ेगी एनवायरनमेंट में तो भाई हमारा सर्वाइवल हो जाएगा कम। ये हो गया हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर सिमिलरली प्रॉब्लम कम होगी तो हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से भी कोई पर्टिकुलर इंसान प्रो सोशल बिहेवियर में जो है इंडल्ज कर सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल, हाउ इट कैन बी चेंज्ड। सो अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें था प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल आर टू इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ साइकोलॉजी। अब कंट्रोल एज इन एनहांस कर सकते हो, किसी चीज को शुरू कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी चीज को स्टैग्नेंट रख सकते हो, या फिर किसी चीज को कम कर सकते हो, किसी बिहेवियर को कम भी कर सकते हो आप। तो अगर आपको प्रो सोशल बिहेवियर को बढ़ाना है तो आप जो लोग प्रो सोशल बिहेवियर दिखाते हो उनको आप रिवॉर्ड देना शुरू कर दो, बाकी लोग और प्रो सोशल बिहेवियर दिखाने लगेंगे और जो कर रहा है ऑलरेडी रिवॉर्ड दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि लोग ऐसे बिहेवियर को कम कर दें तो आप भाई उन लोग पनिशमेंट देना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि वो सेम टू सेम रहे तो जैसी चीजें चल रही हैं चलने दो, मोटिवेशन को मेंटेन रखो। और अगर आप चाहते हो लोग प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज करें तो आपको रिवॉर्ड के साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ you can use research to understand a phenomena and also devise solutions कि उसे हम कंट्रोल कैसे करें। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, जो कि रिसर्च पेपर्स में अक्सर लिखा जाता है एज इम्प्लीकेशंस। सो इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि आपने जो रिसर्च करी इतनी बड़ी सी पन्नों की, वो एक आम आदमी की जिंदगी में क्या मायने रखती है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है जब हमने ये रिसर्च प्रो सोशल बिहेवियर पे करी है, ये आम आदमी की जिंदगी में क्या मायने रखती है। वो उसको पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती है ना। वो उसको कॉन्शियसली रिसोर्सेज को हेल्प कर सकती है यूज करने में, जो हमारे नेचर की रिसोर्सेज हैं। वो एजुकेशन के करिकुलम को आगे डिसाइड करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी की हेल्प कर सकती है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी की क्या आप हेल्प कर सकते हो? रिसर्च करके आपने एक रिसर्च करके साइंटिफिक कम्युनिटी को एक टॉपिक के बारे में बताया कि भाई देखो एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, और आप अगर इसके बारे में और रिसर्च करो, क्योंकि एक इंसान तो लिमिटेड रिसर्च करेगा ना, बाकी लोग और रिसर्च करेंगे तो वी डेवलप मोर इंफॉर्मेशन, वी गैदर मोर नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। कि आप इस बारे में और रिसर्च करो, और अगर आप रिसर्च करते हो यू विल कम टू सो एंड सो कंक्लूजन जो अगेन आम आदमी की या सोसाइटी की हेल्प करेंगे। Okay, so now we will study about the steps that are used in conducting a scientific research. तो सबसे पहले हम बात करेंगे characteristics of a scientific research। तो सबसे important चीज होगी कि उसमें एक objective हो, एक objectivity हो। मतलब तो इसका बेसिकली मतलब ये हो गया कि हमें पता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया हमें प्रो सोशल बिहेवियर पढ़ना है विद रिलेशन टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हो गया कि एक सिस्टमैटिक मैनर में हो, मतलब स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये है। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर, प्री डिसाइडेड प्रोसीजर जो है हम उसको फॉलो करें। और टेस्टेबल मैनर का यहाँ पे मतलब है बेसिकली रेप्लिकेबिलिटी,
विच टेक्निकली मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे कोई रिसर्च करी है तो कल को मैं अगर कहीं और रिसर्च करूँ तो क्या वो रिसर्च चेक हो पा रही है कि नहीं, जो मैंने कंक्लूजन यील्ड करे हैं क्या हम उनको रेप्लिकेट करके टेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कि वो सही है या गलत है, या फिर वो वापस से हम कर पा रहे हैं कि नहीं। सो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे आ गया कि अगर मान लो मैं हरियाणा में बैठ के कोई रिसर्च कर रही हूँ और मेरे जो कंक्लूजन्स आए, और वहीं पे अगर कोई आदमी अहमदाबाद में बैठ के रिसर्च कर रहा है और उसके जो रिसर्च के कंक्लूजन्स आए उनमें 19-20 का अंतर या फिर इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि उनमें बिल्कुल ही बहुत डिफरेंस आ गया नॉर्थ साउथ एंड एवरीथिंग। बहुत एक्सटेंट तक दे शुड बी एट अ सिमिलर कंक्लूजन। The second characteristic of scientific research is that it follows systematic procedure and that is used for investigation। और systematic procedure को follow करने का मतलब हो गया एक particular तरीके की हम static force जो है वो अपनी रिसर्च में डाल रहे हैं कि हाँ ये जो है ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। सो सबसे पहला स्टेप जो अगर हम बात करें वो है एक साइंटिफिक क्वेश्चन को बनाना। तो देखो दो चीज होती है, एक रिसर्च क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन हमारा था प्रो सोशल बिहेवियर, अगर हम देखें मेल फीमेल में तो बेसिकली 18 से 24 साल की उम्र में दोनों में से ज्यादा कौन दिखाता है, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन आ गया। तो हमने पहले एक बहुत बड़ा एरिया लिया प्रो सोशल बिहेवियर, फिर उसमें छोटा पोर्शन लिया हमने एनवायरमेंट, फिर उसमें हमने और छोटा पोर्शन लिया मेल फीमेल, और उसमें उससे भी छोटा पोर्शन हमने ले लिया 18 to 24, ठीक है। तो ये हमने ऐसे धीरे धीरे करके नैरो डाउन किया to a particular problem or a research question. After identification of the problem, the researcher proceeds by developing a tentative answer to the problem, which is called hypothesis. अगर आप मुझसे पूछो hypothesis की definition, तो hypothesis की definition होगी it's an assumed statement about the thesis. Hypothesis is broken down into two words, which is hypothetical thesis. तो हम अगर इस research question को कि दोनों में से ज्यादा कौन है, हम इसका अगर hypothesis create करें तो वो होगा exploring the difference in pro-social behavior shown with regards to environment between men and women aged between 18 to 24। हम इसको क्वेश्चन मार्क हटा के उसको एक न्यूट्रल स्टेटमेंट बनाते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे स्टेप में आ जाता है विच इज टू कलेक्ट डेटा। अब ठीक है हमने डिसाइड कर लिया हमें कैसे कैसे क्या करना है, बट अब मैं आपको दो चीजें समझाती हूँ। ये हमारा 100% पॉपुलेशन है, ठीक है, 18 to 24 एज के मेल और फीमेल का। तो हमने डिसाइड किया कि हमें 18 to 24 लेना है, बट हम क्या कभी भी 100% दुनिया के सारे 18 से 24 साल के बीच के लोगों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं? नो, वी विल हैव टू चूज अ पर्टिकुलर सेगमेंट। तो हमने इसमें से एक छोटा सा पीस निकाल लिया और हमने उसको यूज किया। सो ये जो छोटा सा पीस है हम इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, एंड स्टैटिस्टिक में इसको कहा जाता है सैंपल साइज, और ये जो है ये आपका पॉपुलेशन है जिसको स्टैटिस्टिक्स में डिनोट किया जाता है एज कैपिटल एन। सो द data collection requires developing a research design or blueprint of the entire study. It requires taking the certain decisions with regards to 4 aspects. तो हमने एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, हमारे को सबसे पहले देखना पड़ता है कि हम किस तरह का रिसर्च डिजाइन जो है फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखना पड़ेगा कि पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी कौन से होंगे। अब चलो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा एन जो होगा स्मॉल एन वो होगा 500, ठीक है। 500 में मेल्स होंगे हमारे 250 एंड सिमिलरली फीमेल्स होंगे हमारी 250। बट क्या मैं फिर भी ऐसे ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एक आदमी आपका जो है डेटा का वो पर से गाजियाबाद से है, दूसरा बंदा जो है आपने लिया है पेरू से कहीं से, तीसरा आपने लिया है वेरोना से। ऐसे नहीं ले सकते आप, आपको एक स्टैटिस्टिसिटी उसमें भी फिर भी दिखानी पड़ेगी। तो फिर आपने एक और उसमें लॉक एंड चेक लगा दिया कि हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों को चूज करने वाले हैं। तो आपने देखा कि दिल्ली एनसीआर के लोग होने चाहिए, वो इस एज ग्रुप में होने चाहिए जो कि है 18 से 24 साल, मेल या फीमेल होने चाहिए, और उसमें से हम 250 मेल्स और 250 फीमेल्स लेने वाले हैं। फिर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब मेथड क्या हो गया, आपने किस तरह के मेथड को यूज किया, कि आपने सर्वे मेथड यूज किया, आपने पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया, आपने क्या करा मेथड कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करने वाले हो। नेक्स्ट आ गया आपका टूल्स फॉर द डेटा कलेक्शन। अब टूल्स हमने क्या करा, चलो हमने सर्वे भी करी, पर हम सर्वे करेंगे कैसे? हम हर इंसान के घर पे जाके थोड़ी देंगे भाई चलो बताओ। नो, वी विल यूज अ क्वेश्चन आवर मेथड।
ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन आर यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन आर में भी अब देखो, जैसे हमने सैंपल साइज जो है 500 लिया है ना, और 500 इज अ बिग नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे चलो हम इसको भी गूगल डॉक्स के थ्रू कर देंगे। हमें गूगल डॉक्स नहीं, गूगल फॉर्म, सॉरी, हमें गूगल फॉर्म जो है वो फ्लोट करेंगे और लोग उसको भर देंगे, जैसे हम भरते हैं अक्सर। तो उसके बाद होगा प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन, नेचर ऑफ द स्टडी, द रिसर्चर हैज टू डिसाइड हु वुड बी द पार्टिसिपेंट और इन्फॉर्मेंट्स इन द स्टडी, लाइक वी हैव डिसाइडेड कि हमारे में मेल और फीमेल होने वाले हैं। नाउ देयर इज अ लिटिल थिंग यू शुड नोट, पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, बच्चे, एडोलेसेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैनेजर्स, क्लिनिकल पेशेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर वो मनुष्य 18 साल से उम्र जो है उसकी उससे बड़ा है, देन इट्स फाइन। बट अगर वो 18 साल से कम उम्र का है, देन आपको उसके पेरेंट्स या गार्जियन से आपको जो है कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट आप यहाँ पे भी लेंगे कि आप कंसेंट करते हैं रिसर्च के लिए, बट यहाँ पे वो इंसान खुद देगा और यहाँ पे आपके पेरेंट्स देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिनिकल पेशेंट्स, अ लिटिल बिट फॉर योर नॉलेज, क्लिनिकल पेशेंट्स का कंसेंट इवन दो 18 ईयर से ऊपर है वो खुद नहीं लेंगे। उनका कंसेंट जो है वो उनके सो एंड सो जो भी उस वक्त उनके कंसल्टिंग डॉक्टर होंगे वो देंगे कि ठीक है आप ये रिसर्च करने वाले हो, आपके रिसर्च में क्या क्या होगा, यू विल हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द डॉक्टर एज वेल एज टू द पर्सन हु इज बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट इन योर रिसर्च, एवरीथिंग। पर डॉक्टर को आपको और अच्छे से समझाना पड़ेगा कि कहीं उनके किसी तरीके से पेशेंट को ट्रिगर ना हो जाए, कि उनकी जो सिचुएशन अभी है वो और खराब ना हो। So the next decision is related to the use of method of data collection such as observation method, experimental method, correlational method, case study etc. ये मैं आपको अभी in depth पढ़ाने वाली हूँ आगे। The researchers decide about the appropriate tools, for example, interview, observation, questionnaire for data collection. The researcher also determines how the tools need to be administered for data collection. So next step would be to draw conclusion. तो हम डेटा को एनालाइज करेंगे कि ठीक है हमने जो भी स्टैटिस्टिकल हमारे को आंसर मिला है, मान लो मुझे कुछ वैल्यू मिली 1519, उसको उस पर्टिकुलर डेटा का ये जो मुझे पर्टिकुलर नंबर मिला है समेशन, इसका मेरे डेटा से और मेरे रिसर्च क्वेश्चन से और मेरे हाइपोथेसिस से क्या मतलब है, हमें इसके बीच में एक रिलेशनशिप ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसको समझाने के लिए वी कैन यूज थिंग्स लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, बार डायग्राम्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड बाय द यूज ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड। नाउ वी आल्सो यूज रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजंस एज अ स्टेप इन आवर इंक्वायरीज। सो बेसिकली अब अगर आपको याद हो, मैंने हाइपोथेसिस से रिसर्च शुरू करी थी, सेकंड स्टेप हाइपोथेसिस से, सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन था। अब मेरे कंक्लूजन आ गए, अब देखेंगे भाई ये मैच हो रहे हैं कि नहीं, पर से ये मैच नहीं हो रहे, तो हम एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लगाएंगे। तो आपका पहले होता है HO जो कि आपका नल हाइपोथेसिस होता है, फिर होता है आपका HA जो कि आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे। और हम ये इसलिए करते हैं ताकि आने वाले जो रिसर्चर हैं वो इस पर्टिकुलर न्यू डेटा को लेके कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाए कि भाई ये फिनोमिना जो हमने इन क्वेश्चन पढ़ा है ये क्यों हो रहा है। सो इट्स बेसिकली कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, कलेक्टिंग अ डेटा and then drawing conclusions and then revising research conclusions and then coming back to first conceptualizing a problem. So next topic that we are going to study is alternative paradigms of research. Basically the key assumption of scientific view is that human behavior is predictable, caused by internal and external forces and can be observed, measured and controlled. हमारा basic जो assumption है human behavior को लेके वो ये है कि हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो इनसाइड जैसे कि जो हो सकता है आपका इनसाइड में इमोशंस प्लस आपका कॉग्निशन, ठीक है, और एक्सटर्नल पे आपका सोशल, है ना, इन फैक्टर्स की वजह से होता है। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बाहर से, हम इसको मेजर कर सकते हैं टेस्ट वगैरह में, और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। The discipline of psychology for a long time restricted itself to the study of overt behavior, मतलब outside behavior। अब आउटसाइड में हमें क्या दिखता है, दैट कुड बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। अब जैसे मान लो कोई आदमी है उसको गुस्सा आ रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है उसको गुस्सा आ रहा है, वो आगे से कुछ दिखा रहा है, हमें तभी पता चल रहा है ना वो गुस्सा आ रहा है उसको, तो कुछ ओवर्ट बिहेवियर दिखा रहे हैं जिसके से वी कम टू नो। सो इट डिड नॉट फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग्स। अब जैसे कुछ कलर्स जो होता है ना कुछ लोगों को ट्रिगर करते हैं, बट हमें आज तक समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों होता है। हमने फिर ध्यान देना शुरू किया कि उस बंदे के एक्सपीरियंसेस क्या थे, फिर हमने ध्यान देना शुरू किया एक्सपीरियंसेस का मीनिंग क्या है,
और मीनिंग देखने के बाद हमने समझने की कोशिश करी कि वो उस पर्टिकुलर मीनिंग, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस के चलते वो क्या रीजन है जो वो ऐसा ओवर्ट बिहेवियर दिखा रहा है. In recent years, a different method as interpretive has emerged. It emphasizes understanding over explanation and prediction. So, interpretive होता है कि हमने एक overt behavior observe किया, फिर हमने interpret करा अपने क्लाइंट के साथ बैठ के उसके एक्सपीरियंसेस को डिग किया, उसकी फीलिंग्स को पता करने की कोशिश करी और हमने समझने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश करी कि ओके, ये जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है या फिर ये जो भी बिहेवियर है, ये पर्टिकुलर जो भी क्लाइंट है हमारा क्यों दिखा रहा है. एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन. It takes stand that in view of complex variable nature of human behavior and experience, its method of investigation should be different from the method of investigation of the physical world. एक पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना साइकोलॉजी में, कि मेजॉरिटी जो रिसर्चेस किसी टाइम पे होती थी वो सारी लैब सेटिंग में होती थी. अब लैब सेटिंग क्या हो गई आपकी, एक परफेक्ट आइडियल सेटिंग, ठीक है, बट रियल लाइफ के लैब सेटिंग से बहुत डिफरेंट होती है ना. अब रियल लाइफ को क्या कर सकते हैं आप कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब इंसान के एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व है, लैब सेटिंग में तो यू हैव एन आइडियल सिचुएशन, बट जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस, सो मेनी फीलिंग्स एंड उनके साथ मीनिंग्स एंड देन देयर इज एन ओवर्ट बिहेवियर जो सबके लिए सेम नहीं है. Not everybody reacts to the rain in the same way as everybody does to summer, right? It's all different for everyone. So इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जब हम ह्यूमन बिहेवियर देख रहे हैं, हर इंसान के बीच में एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, इस इंडिविजुअल डिफरेंस को मायने देना चाहिए और हर तरह के इन्वेस्टिगेशन का मेथड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम लैब सेटिंग एंड फिजिकल वर्ल्ड. The viewpoint emphasizes the importance of how human beings give meaning to events and actions and interpret them as they occur in a particular context. जब हम छोटे थे तो I think most people cartoons देख के या फिर जिस तरीके से उनमें चीजें दिखाई जाती थी उससे अपनी रियल लाइफ को कनेक्ट करते थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला खुला, अम्ब्रेला को हम कार्टून्स में दिखाते हैं रेनबो की तरह, है ना, कि वाह उसके अंदर बहुत सारे कलर्स है रेनबो के कलर्स की तरह, and it's very fun to be under an umbrella. ठीक है, तो हमने देखा कि बच्चा कार्टून देखता है तो इसी वजह से वो अम्ब्रेला में रेनबो वाले कलर्स देख पा रहा है. बट क्या जरूरी है रेनबो के कलर्स सारे अम्ब्रेला में हो? नो, नॉट नेसेसरी, बट इट्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड, है ना. और उसके बाद आप उन एक्सपीरियंस के चलते क्या फीलिंग फील कर रहे हो और क्या जो अब आपको स्टिमुलस दिया है उसका क्या मतलब निकाल रहे हो, ये जो चीज है ये हर इंसान की, हर एज ग्रुप की डिफरेंट है. Everyone interprets reality in their own way based on their past cognizant experiences and context. अब जैसे I don't know if everybody is scared of lizards, but I am. तो मुझे ना lizard से डर इसलिए लगता है क्योंकि lizard का जो the skull of lizard looks very much like that of snake, and I'm scared of snakes. तो since I'm scared of snakes, I'm also scared of lizards. बचपन में मेरे को जब पढ़ाया था ना स्नेक और लिजर्ड, तो मुझे बताया था वो दोनों भाई भाई होते हैं, जो कि होते भी हैं क्योंकि दे आर रेप्टाइल्स. सो दिस इज हाउ आई केम टू नो अगर स्नेक पॉइजनस है तो फिर लिजर्ड भी पॉइजनस होगी. और मुझे अभी भी यही लगता है कि सारी लिजर्ड्स पॉइजनस होते हैं, बट हमारी ये जो घर वाली लिजर्ड्स होते हैं दे आर नॉट पॉइजनस. सो दिस इज माई कॉग्निजेंट एक्सपीरियंस. मैंने कॉग्निटिवली किसी चीज को किसी तरीके से अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, और आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ, व्हेन आई एम 21 years old, still I have my biases and still I'm behaving in a very different way even when I know everything. And this is how it has affected my behavior that you are seeing on the outside. But आपको कैसे समझ आता है कि भाई मुझे इतना छिपकली से डर क्यों लगता है अगर मैं आपको ये नहीं बताती कि मुझे बचपन में बताया था कि snake और lizard भाई भाई होता है. Therefore we need to understand the subjective interpretation of the reality. The goal is here to explore different aspects of experiences and behavior without attempting to disturb its natural flow. The next topic that we will study is nature of psychological data. अब psychological data is very different from the natural or the other kind of data that we get in other fields of study. Psychological data में हम particularly किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं और हम उसी तरीके से उस डेटा को obtain करते हैं. So psychological data is collected from a variety of sources employing diverse methods. The information also called data. Singular में उसे datum कहते हैं. Related to the individual covert and overt behavior, their subjective experiences and mental processes. Covert जो होता है वो होता है आपका inside, overt होता है outside. ठीक है, तो हम जो particular methods use करते हैं डेटा को या डेटा
सिंगुलर को करेक्ट करने के लिए हम देखना चाहते हैं कि क्या कोवर्ट बिहेवियर है जो अंदर चल रहा है, क्या ओवर्ट बिहेवियर है, जो कोवर्ट और ओवर्ट का रिलेशनशिप क्या है, उनके खुद के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस क्या है और किस तरीके से उनके एक्सपीरियंसेस उनके मेंटल प्रोसेसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जो आगे उनके बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। अगर आप साइकोलॉजी में आगे जाते हो तो आपको ये चीज आगे सिखाई जाएगी। साइकोलॉजी के 3 पहिए हैं, इट्स लाइक एन ऑटो, ठीक है। एक है कॉग्निटिव, एक है आपका एफेक्ट जो कि ऑल्सो नोन एज इमोशनल, और एक है आपका फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो अब क्या हो गया ना, हमारे लाइफ में जब हम आगे बढ़ते गए ना तो हम बहुत ज्यादा आई वुड से मनी माइंडेड हो गए, हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन माइंडेड हो गए। हमने सिर्फ उन्हीं चीज पे ध्यान देना शुरू कर दिया जो हमारे को लाइफ में तरक्की दें, इसीलिए हमने कॉग्निटिव और फिजियोलॉजिकल पे ध्यान दिया, बट हमने समवेयर एफेक्ट और इमोशन को इग्नोर कर दिया। और इसीलिए आज के टाइम में अब लोगों को लगता है जरूरत है, तो इसलिए आज के टाइम में देयर इज अ वेरी हाई नीड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और उन एक्सपीरियंस के चलते पर्टिकुलर इंसान के क्या इमोशंस रहे होंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा से अपने पेरेंट्स के साथ रहे होते हैं एंड सडनली वो एकदम से उनके पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स उनका बहुत ही सेफ बबल होता है। बट अगर आप कहो कि भाई प्रियांशी सिमिलरली हम तो पहली बार स्कूल भी गए थे, उस टाइम पे भी हमने एडजस्ट किया था, अब एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इसलिए भी आ सकती है, मे बी उनका कोई सिबलिंग ना हो, उनके पेरेंट्स ही उनके बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो, मे बी बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत इंट्रोवर्ट हुई हो, सिर्फ पेरेंट्स ही उसका सेफ सोलेस रहे हो। सो देयर आर मल्टीपल प्लेथोरा ऑफ रीजंस कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दिखाने में उसके पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो आगे आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। बट हम सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज न्यू साइकोलॉजी, सो वी आल्सो हैव टू पे अ वेरी डीप अटेंशन टू कोवर्ट बिहेवियर. So data from an important input in psychological inquiry, they in fact approximate the reality to some extent and provide an opportunity to verify or falsify our notions. अब verify और falsify क्या हो गया? हमने एक hypothesis बना दिया, ठीक है। अब hypothesis हमारा verify भी हो सकता है, हमारा hypothesis reject भी हो सकता है, बट हमारा hypothesis verify और reject होने के बाद ही पता चलेगा कि जो चीज हमने सोची थी क्या वो सही थी कि गलत, और उसको पहुंचने के लिए हमारे को साइकोलॉजिकल डेटा की जरूरत पड़ती है. It should be understood that data are not independent entities. They are located in a context and are tied to methods and theories that govern the process of data collection. अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप डेटा ना ऐसी हवा में नहीं बना सकते, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट एंटिटीज नहीं है, आपको डेटा उस हिसाब से घुमाना पड़ेगा, आपको डेटा उस हिसाब से चाहिए जो पर्टिकुलरली किसी मेथड से या किसी थ्योरी से जो है रिलेटेड हो. अब मैं आपको कहूं, अगर एक बहुत जनरल नोशन है कि विमेन आर बैड ड्राइवर्स. अब आगे अगर मैं एक रिसर्च करती जाऊं हाउ बैड ड्राइवर्स आर विमेन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, दैट इज नॉनसेंस. विमेन आर द सेफेस्ट ड्राइवर्स. एक्चुअली दे आर, एंड देयर इज अ रिसर्च व्हाई विमेन आर द सेफेस्ट ड्राइवर्स, because women have very low amount of testosterone in their bodies, and testosterone is a hormone that is associated with aggressive emotions. Okay, now when they have low amounts of testosterone, that makes them particularly more patient drivers, I would say, and hence they become more safe drivers. But मैंने ये अगर आगे डेटा कुछ कलेक्ट करती हूँ इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, I'll have to look at past research, I'll have to look at theories जो already हो चुकी हैं to make another hypothesis. मैं ऐसे हवा में नहीं बना सकती. The method of data collection जो कि आपका survey, interview, experiment कुछ भी हो सकता है. Characteristics of respondents such as individual or group, young or old, male or female, rural, urban, college student, school student also influence the nature and the quality of the data. अब मान लो मैंने अगर पढ़ना चाहा कि इंटरनेट यूसेज जो है फॉर प्रोडक्टिव चीजें जो हो गया वो किस पर्टिकुलर सेटिंग में ज्यादा हो रहा है, यंग और ओल्ड या फिर रूरल और अर्बन, तो मेरा डेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा आई वुड से मैनिपुलेट हो गया कि ठीक है अगर रूरल है तो ऐसा पर्टिकुलर सो एंड सो रिस्पॉन्स आएगा, अर्बन है तो सो एंड सो रिस्पॉन्स आएगा. हम अभी बैठ के अज्यूम तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई अभी तक, बट अगर मैं करना चाहूँ तो हमारा जो डेटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पूरे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन हम उस पर किस तरह का फिल्टर लगाने वाले हैं. आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे हम इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के अपने फेशियल फीचर्स चेंज करते हैं ना,
उसी तरीके से आपका एंड प्रोडक्ट जो आपका कंक्लूजन होगा वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो जाएगा अगर आप अपने डेटा के फिल्टर्स को चेंज करते रहो. Another important feature of data is that it does not itself speak about reality. Inferences have to be made from the data. Obviously, आपने 50 लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया. अब आपका 50 लोगों का डेटा कलेक्ट तो कर लिया, बट जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, आप उसका स्टैटिस्टिकल कोई टेस्ट नहीं करोगे, आप उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करोगे, उनको रिलेट नहीं करोगे, उनके इम्प्लीकेशंस नहीं शो करोगे, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो बोल क्या रहा है, व्हाट डज इट मीन. सो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. सबसे पहले आपका डेमोग्राफिक, ये एक अलग से फॉर्म बनता है इसका, ठीक है. नेक्स्ट इज योर फिजिकल, अच्छा डेमोग्राफिक में आता है आपका नेम, एज, जेंडर, बर्थ, आपके फैमिली के रिलेशंस कैसे हैं एंड ऑल दैट. उसके बाद आता है आपका हाउसिंग कंडीशन, साइज ऑफ रूम्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. समटाइम्स आपके फैमिली की एनुअल इनकम वगैरह भी पूछ लेते हैं. फिजियोलॉजिकल आपका आ गया हाइट, वेट, लेवल ऑफ फटीग, हार्ट रेट, बीएमआई. अगर कोई एंजाइटी से रिलेटेड या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड कोई रिसर्च हो रही है तो उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमेशा होता है. नेक्स्ट आ गया आपका साइकोलॉजिकल, आपका इंटेलिजेंस कैसा है, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है. जैसे आजकल बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे वो नहीं आते पर्सनालिटी टेस्ट, आपकी क्या क्या पर्सनालिटी, फिर वो आपको पर्सनालिटी ग्रुप बना के देते हैं आपका. एंड देन योर इंटरेस्ट एंड योर क्रिएटिविटी लेवल्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इज मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन इन साइकोलॉजी. सो आई सजेस्ट जो भी ये वीडियो देख रहा हो कि आप इन मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन को बहुत थॉरली पढ़ें. Prepare your notes as you study them and also understand the differences distinguishing between each, and also just think about कि उनके pros and cons क्या हो सकते हैं, उनकी application किस तरीके से होगी, because this particular topic is the soul of this chapter and by all means ये chapter का question में से जरूर आएगा कि what are different methods of evaluation, या फिर specifically आपसे कोई method पूछ लिया जाएगा. So the first method of evaluation that we are going to study is observation method. As the name suggests, किसी चीज को observe करना. The observational method in psychology involves systematically watching, recording behavior without altering or interfering with it. Aiming to understand natural behavior patterns in real world setting, it is used to study both human and animal behavior across different environments. But in psychology, we majorly study about humans. So this can be used in physio-psychological manners. जैसे कि आपसे कोई पर्टिकुलर चीज है, आपको कोई स्टिमुलस दिखा दिया और आप उस चीज को जो है स्टडी कर रहे हो, या फिर another way in which it could be used is cultural way, like पर्टिकुलरली किसी कल्चर की प्रैक्टिसेस को समझने के लिए. इस पर्टिकुलर तरीके को हम एथनोग्राफी कहते हैं, जिसमें जो ऑब्जर्वर है वो एक एथनिसिटी के लोगों के साथ रहता है और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, उनके प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करता है. फिजियो साइको हो गया जिसमें हमने एक पर्टिकुलर स्टिमुलस दिया और लोगों का उसकी तरफ रिएक्शन और उसकी तरफ बिहेवियर जो है इवैल्यूएट किया विदाउट इवन बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. तो सबसे पहले हो गया आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, विच इज ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन इट्स नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी इंटरवेंशन और मैनिपुलेशन. जैसे कोई चीज दूर हो रही है, आप बस उसको खड़े होकर देख रहे हैं और बस अपने अपने ऑब्जर्वेशन जो है लिखे जा रहे हैं. यू आर नॉट इंटरफेयरिंग विद इट एंड यू आर नॉट इवन लेटिंग दोज पीपल नो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ देम. जैसे हमारे स्कूल में कभी कभी होता है ना, टीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कोई एचओडी या फिर प्रिंसिपल आगे क्लास में बैठ जाती है, और तो हमें पता होता है वो वहाँ पे आई हुई है, एंड सो टीचर्स आल्सो आर ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर. बट दिस इज अ टाइप ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो वो दरवाजे के बाहर से देख रहे हैं, बिकॉज देन यू एंड द टीचर डू नॉट नो दैट यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल के एचओडी है वो आपकी क्लास के अंदर बैठती है पीछे, है ना, और देखती है क्या चल रहा है. So she becomes a participant in the class. So similarly, the researcher becomes a part in the group being observed, often gaining deeper understanding of the dynamics and context influencing behavior. Last is structured observation, so which is observing behavior in more controlled manner, often using predefined checklist और कोडिंग स्कीम टू कैटेगराइज बिहेवियर. स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल होगा जब कोई नई टीचर आती है और उसका सिलेक्शन डेमो दिया जाता है. सो उसको कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उसको क्लास में वो चीज पढ़ाने के लिए कहा जाता है कि चलो पढ़ा के दिखाओ. तो उसमें दे माइट हैव अ पेपर जिसमें लिखा होगा क्योंकि टीचर इंटरेक्शन कैसे करती है बच्चों से, है ना, और टीचर जो है वो बच्चों के साथ चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझाती है. इसके अलावा उसका डिलीवरी का तरीका क्या है,
ये सब चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे बिकम कि उन्होंने ऑलरेडी एक चेकलिस्ट बनाई होती है, वो उसमें भर रहे होते हैं, दे आर रेटिंग द टीचर ऑन दैट. सो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जब कोई टीचर बाहर से आकर आपकी क्लास को देख रही होती है और आपको या टीचर को नहीं पता होता है कि वी आर बीइंग वॉच्ड. दिस इज नेचुरलिस्टिक, मतलब एक्सिटिव की जो भी नेचुरल है, जो भी एज इट इज है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो. पार्टिसिपेंट मतलब दे बिकम अ पार्टिसिपेंट. स्ट्रक्चर्ड मतलब दे ऑलरेडी हैव अ चेकलिस्ट, दे ऑलरेडी हैव पर्टिकुलर कैटेगरीज या फिर कोई तरीके का उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है क्योंकि दिस इज द क्राइटेरिया जिसमें हम चेक करने वाले हैं. सो दिस इज स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. Advantages obviously provides insights into real life behavior, allows researchers to study behavior in natural context, and can generate hypotheses for further research. हमें एक particular insight मिल जाता है जो हमने पहले सोचा भी नहीं होता लैब सेटिंग में कि ये हो सकता है, और जिसकी वजह से we can also further develop another hypotheses for further research. But there are multiple challenges also. सबसे पहले observer's bias. Observe हमेशा एक human करेगा, ठीक है. अब ह्यूमन जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके डिफरेंट कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल जो है उसका मेकअप होगा, जिसकी वजह से वो जो चीज पर्टिकुलरली ऑब्जर्व कर रहा है वो उसको पेंट कर देगी, एंड दे माइट चेंज और दे माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ दिस इन द वे दे सीक दिस. सो बिलीवर्स, रिसर्चर्स ओन बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस में इन्फ्लुएंस ऑब्जर्वेशंस. Obviously it's very time consuming क्योंकि अगर आप किसी चीज को स्टडी कर रहे हो, you have to do a very in-depth observation. इसमें a lot of time and money can be spent and it can take जैसे यहाँ पे लिखा है, कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है, एनालाइज करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्जर्व डेटा इज स्टिल वेरी इंटरप्रिटेशनल इन नेचर, ठीक है. तो उसको ऑब्जर्व करने के साथ साथ उसको एनालाइज करना, क्योंकि ठीक है ये ऐसे है, ये इस वजह से, आपको एविडेंस लिखना पड़ेगा हर चीज का. सो दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग method of evaluation. And last is lack of control. Unlike experiments जहाँ पे हम लोग लैब सेटिंग में कर रहे होते हैं, हमने एक कंट्रोल ग्रुप बनाया होता है और हमने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाया होता है, यहाँ पे we do not have any such thing. Researchers have limited control over variables and in observational study. अब why is it so कि अच्छा ठीक है आपको A, F, L और M वेरिएबल्स ही पढ़ने हैं, ठीक है, तो आप लैब सेटिंग में तो सिर्फ इन्हीं वेरिएबल्स को इलिसिट करोगे, बट एक ऑब्जर्वेशनल रियल सेटिंग में दे आर नॉट जस्ट दीज वेरिएबल, दे मे बी मेनी वेरिएबल्स, ठीक है. तो इन दैट केस यू विल हैव टू ओनली पिक आउट वेरिएबल्स जो आपके काम के हैं, विच कैन बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग. So there is very lack of control, there is a lot of time consuming, and obviously there is observer's bias. Next is your experimental method, my favorite. So experimental method in psychology involves manipulating variables. So अगर मैं आपको बताऊं, there are two variables, actually three variables. एक होता है आपका IV जो होता है independent variable, yes. एक होता है आपका DV जो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और लास्ट होता है आपका EV जो होता है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है. अब IV जो है वो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन बना के बताती हूँ. हाउ डज अ टीचर रिएक्ट टू अ फायर ड्रिल इन हैपनिंग इन स्कूल. तो यहाँ पे फायर ड्रिल जो हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उस पे किसी चीज का असर नहीं हो रहा है. बट टीचर के बिहेवियर पे, तो यहाँ पे टीचर का रिएक्शन जो हो गया वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया पियोन का बिहेवियर, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया जो हम चाहते नहीं है हो, बट समवेयर एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैज समथिंग टू डू विद डीवी, क्योंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जो मैनिपुलेटिंग हो जाती है वेरिएबल्स की एक्सपेरिमेंटल मेथड में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड इज ऑलवेज कंट्रोल्ड, ठीक है, इसके ऊपर द रिसर्चर्स हैज अटमोस्ट कंट्रोल, और ये लैब सेटिंग होती है. तो दे यूज इट टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की A बढ़ रहा है तो उससे B पे क्या असर पड़ रहा है, या फिर B घट रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है. दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Often in control settings, it aims to establish causal relationships between variables through systematic observation and measurement, using random assignment of participants to condition to minimize bias and increase the reliability of tests. Since there is high amount of control in experimental method,
But then there was this criticism that was given to multiple researchers in the beginning कि भाई आप तो अपने हिसाब से लोगों को इधर उधर कर रहे हो. तो what they do is they choose 100 people and every person is given a number randomly and then they make a list. वैसे statistics की जो book होती है they are multiple numbers, तो उसमें से पहले के 10 नंबर एक ग्रुप में डाल देते हैं, नेक्स्ट 40 नंबर अगले ग्रुप में डाल देते हैं. That's how they make groups, right? And वो random assessment होता है, मतलब इसे हम random assignment कह रहे हैं यहाँ पे, बट इसको एक तरीके से random sampling भी कहा जा सकता है. So field experiment is a research method used to investigate causal relationships in a natural setting rather than in a controlled environment like a laboratory. In field experiment, researchers manipulate one or more independent variables and observe the effect on dependent variables while maintaining as much of the natural context as possible. This method aims to combine the control and rigor of experiment with the ecological validity by observing behavior in real world settings. For example, what does a magician do? अभी पहले magician का एग्जाम्पल देते हैं. वो आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका रिएक्शन नेचुरल रहेगा, बट जो चीज उसने आपको प्रेजेंट करी है उसके ऊपर उसका 100% कंट्रोल है. Similarly, in a field experiment, the researcher has extreme control over what stimulus they are going to give you. The only thing they won't have control on is how you behave to that stimulus. And the reason they do field experiment is because they want to understand how people behave in real world. ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी नेचुरल proposition क्या है. To understand that, they control the stimulus that is being given, they control how it is introduced to you, but they have no control, absolutely no control on how people behave to it. So next is your quasi experiment. So quasi experiment is a type of research design that shares similarities with traditional experiment methods but lacks the element of random assignment to treat control groups. This design is often used when random assignment is impractical or unethical. Instead, researchers use existing groups or allow participants to self-select into groups. While this approach may introduce potential biases, quasi-experiments still provide valuable insights into causal relationship by employing various techniques to control for confounding variables. For example, एक कंपनी है, ठीक है, उसमें कुछ रूल्स चेंज कर दिए हैं एचआर में, और रिसर्चर पढ़ना चाहता है कि पर्टिकुलरली लोगों का उस रूल के असेसमेंट को लेके क्या रिएक्शन होने वाला है. सो व्हाट दे डू इज, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तुम्हें ग्रुप्स में नहीं डालेंगे, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हो, आप अपने आप को अपने आप ग्रुप्स में डालो. तो मान लेते हैं दे हैव चेंज्ड आपके लंच आवर्स एंड दे हैव चेंज्ड आपके they have changed your method of communication. So people might choose for or no. People might choose accepting the particular new rule or might choose rejecting the new rule. But this is not how you will place them. This is how the people who the sample जो participants हैं या जो आपका sample है वो खुद एक दूसरे को डालने वाला है. The reason this is done is to understand extraneous variable at play. ठीक है, वो extraneous variable को समझना चाहता है. इसके बाद दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉजल फैक्टर्स कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है. हो सकता है कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर न्यू रूल से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दे चूज नॉट टू एक्सेप्ट इट. अनदर थिंग इज कि हो सकता है इससे पोटेंशियल बायसेस आए, जो कि ऑब्वियसली आएंगे, बट ये भी एक तरीके की नेचुरल तरीके से हो रहा है. इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं हो रहा है, बट देन यू आर ऑल्सो नॉट सेग्रीगेटिंग पीपल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी है यूनिवर्सिटी में जाता है एंड दे मेक कम्युनल ग्रुप्स, सो दिस शोज समथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. अगर आप उन्हें जबरदस्ती अलग अलग कर दोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट? सो दिस इज व्हाई दे डू quasi experiments. नेक्स्ट इज योर कोरिलेशनल रिसर्च. सो कोरिलेशन का मतलब हो गया relationship between two variables. So the relationship between two variables is determined for prediction purposes to see whether they are associated or co-vary or not. जैसे हम बार बार बोलते हैं ना, the cause and effect relationship, the causal relationship, ये वो. So this particular type of method of evaluation focuses on that. तो क्या हो रहा है ना, हम दो variables मान लो A और B का relationship समझने की कोशिश कर रहे हैं टू सी कि क्या ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं
क्या ये एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी कंटेक्स्ट में कि नहीं, या सिर्फ एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, दोनों कर रहे हैं, तो भाई उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये समझने के लिए वी डू कोरिलेशनल रिसर्च. The strength and direction of relationship determines two variables is represented by a number known as correlational coefficient. अब ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल हो गया कि पर्टिकुलरली दो वेरिएबल्स को हम जब कोई भी उनकी जो पावर ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्शन जो होता है उसको हम एक नंबर से डिफाइन करते हैं विच इज स्टैटिस्टिकली नोन एज कोरिलेशनल कोएफिशिएंट. इसकी जो वैल्यू है कैन रेंज फ्रॉम +1 to 0 and 0 to -1. Now you'll understand why. Correlation does not prove causation. ये causation prove नहीं करता है, बस ये शो करता है कि क्या पर्टिकुलरली दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, और what does this relationship mean to the other, right? So for example, causation, let me give you an example. For example, जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, राइट? और उस ह्यूमिडिटी की वजह से हमारी स्किन पे ऑयलीनेस बढ़ जाती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी बढ़ी, तो हमारी स्किन भी जो है ऑयली हो गई. सिमिलरली विंटर्स में स्किन जो है ड्राई इसलिए हो जाती है क्योंकि एयर ड्राई हो जाती है. सो वी आर सीइंग कि इनके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है. दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेस. इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात देखूं कि ये भी पॉजिटिव है, बट अगर मैं बात करूं पर से जब हमारे आसपास हीट बढ़ जाती है तो हमारी स्किन जो है ह्यूमिड भी हो सकती है, हमारी स्किन ऑयली भी हो सकती है. जब गर्मी बढ़ने पे हमारी स्किन पे सन ड्राई हो सकता है, हमारी स्किन सनबर्न हो सकती है, उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई भी हो सकती है. वी डोंट नो कि सन हीट में हाउ डज आवर स्किन एक्चुअली रिएक्ट. तो लेट्स से कि जब समर्स होता है, जब समर्स ऑन पीक होता है तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, या फिर जब समर्स होता है तब हमारी स्किन जो है वो पर्टिकुलरली काफी अननरिश्ड या अंडर मॉइस्चराइज्ड हो जाती है. इसका मतलब हो गया यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है. एक वेरिएबल जब बढ़ रहा है, एक वेरिएबल के बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हो, है ना, जब आपने बहुत अच्छे से, मान लेते तैयारी करना इज वेरिएबल ए, आपने अच्छी तैयारी करी है तो आपके अंदर नर्वसनेस जो है वो कम हो गई. दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. सिमिलरली अगर मैं कहूं कि आपने तैयारी अच्छी करी हुई है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया. दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन. जब एरो दोनों सेम डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में कहीं भी हो, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन. जब एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो कि एक बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ने पे पहले वाला कम हो रहा है, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन हो गया कि दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है. मतलब जब आपने खाना खाया हो तो आपके एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? या आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो देयर इज कि इन दोनों के बीच में कोई जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो इन दैट केस देयर आर नो arrows between the two variables. I hope this is understood. Next is your survey research. Now, survey research is the most prominently used method of evaluation that is used not just in psychological research but most researches that happen. So, इसमें सर्वे हो गया जब हम बहुत बहुत वाइड नंबर ऑफ स्मॉल एन लेते हैं. तो हमारा सैंपल साइज बड़ा होता है, जैसे मान लो 1000, ठीक है, हमारा सैंपल साइज 1000 है और हम उसको केटर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो देखो अब इतना बड़ा सैंपल साइज आपने अगर लिया है तो देन यू विल नीड समथिंग जो इतने सारे लोगों को रीच कर सके. आप ऑफलाइन पर्सनली इतने लोगों को रीच नहीं कर सकते. दैट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. सो दैट इज व्हाई वी डू सर्वे रिसर्च की मैक्स टू मैक्स लोगों का ऐसा कि हम उनसे एक स्ट्रक्चर्ड सवाल पूछने वाले हैं और स्ट्रक्चर्ड सवाल का वो जवाब दें. क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज के जवाब के बारे में इंटरेस्टेड हूँ, फालतू चीजों के बारे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. ऑब्जर्वेशन मेथड हम इसलिए यहाँ यूज नहीं कर सकते. उसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल बहुत आ जाते हैं. हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. हम बस ये देखना चाहते हैं कि हमने जो पूछा है कि आपको टाइट सर्फ कैसा लगता है, आप उसका जवाब दो. सिंपल. सो वी हैव पर्सनल इंटरव्यूज, वी हैव क्वेश्चनर्स, वी हैव टेलीफोनिक इंटरव्यूज एंड वी हैव कंट्रोल ऑब्जर्वेशन.
पर्सनल इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर्स एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज आज के टाइम पे दे ऑल इन अ वे टू हैपन इलेक्ट्रॉनिकली. पर्सनल इंटरव्यूज ऑनलाइन हो जाते हैं, क्वेश्चन जो आप गूगल फॉर्म के तरीके से देते हो. टेलीफोनिक इंटरव्यू तो ऑब्वियसली इट्स यूजिंग अ टेलीफोन. Control observation still happens offline in a physical setting. We'll come to it. So coming to personal interviews. So in psychology, personal interviews are a survey research methods involving direct face-to-face interaction between interviewer and a participant, allowing for the collection of in-depth detailed information. अगर आपने पुराने टाइम पे विम का एड देखा हो या किसी सरफ का एड देखा हो, तो उसमें क्या होता है, एक सेलिब्रिटी जाता है और लोगों से पूछता है आपको हमारा विम बार कैसा लगता है. रिमेंबर, सो दैट इज अ टाइप ऑफ पर्सनल इंटरव्यू. दे आर आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड दे आर कलेक्टिंग द डेटा सेम टाइम पे फेस टू फेस, so that they are able to get analyzed detailed information without any further hassle. This method features flexibility, enabling interviewers to adapt questions, probe deeper and clarify misunderstanding. The biggest advantage of interview is that जरूरी नहीं है कि आपको जो सवाल दिया आप उसी को you should be satisfied with it. If you feel आप उस सवाल में एक और पर्टिकुलर tangent है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिला है, तो इन दैट केस व्हाट यू डू इज यू स्टिल प्रोब फर्दर. आप पूछोगे, अगर किसी ने बोला कि मुझे रात को नींद नहीं आती है क्योंकि मैं फोन देर तक चलाता हूँ, तो आप उससे पूछोगे कि भाई आपको ऐसा क्या देखते हो आप फोन में जो आप इतनी देर तक चलाते हो, आपको पर्टिकुलरली उस टाइम पे क्या फीलिंग्स आती हैं. यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि वो पर्टिकुलर फिनोमेना जो कि नींद नहीं आ रहा है, इंसोम्निया जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. तो उस बंदे ने बोला फोन चलाता हूँ. अच्छा, फोन में क्या देखते हो, आपको क्या फीलिंग आती है, डू यू फील एंशियस, डू यू फील सैड, डू यू फील हैप्पी, डू यू फील एम्प्टी. दीज आर थिंग्स दैट यू कैन आस्क देम. टाइप्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज इंक्लूड स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चन 1.1. जो क्वेश्चन 1 है, जो जवाब दिया ठीक है, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको समझ आया नहीं आया, nobody cares. Move to question number 2. These are structured interviews. सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज हो गए जिसमें आपने एक क्वेश्चन 1 पूछा, आपको लगा ओके इस क्वेश्चन 1 का इसमें जवाब ठीक से नहीं दिया, या जो जवाब दिया है उसमें आप पर्टिकुलरली कोई और चीज है जो एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आप एक प्रोबिंग करोगे, आप उससे और पूछोगे कि अगर वो कहता है मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो आप उससे पूछोगे ओके आप अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से लेबल करना चाहोगे, आपको वो रिलेशनशिप आज अडल्ट लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस. सो दिस इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर तो है, वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स के साथ बंदे की रिलेशनशिप कैसे थे, बट एट द सेम टाइम आपके पास कोई स्ट्रक्चर एग्जैक्टली नहीं है जिसको आप बिल्कुल 100% स्टिक कर रहे हो. नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें होता है कि हमें पता है, हमें ये देखना आज के टाइम पे जो भी सो एंड सो बंदा है उसके अटैचमेंट स्टाइल क्या है, बस मुझे इतना पता है. तो मैं उस अटैचमेंट स्टाइल को पता करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ उससे. मैं उसको एक लिमिट में नहीं छोड़ूंगी. तो मैं पूछूंगी कि अगर आप किसी के साथ हो तो आपको कितना सिक्योरिटी फील होता है, आप अपने अटैचमेंट स्टाइल को किस तरीके से समझते हो, आपको क्या लगता है, डू यू फील इनसिक्योर इन रिलेशनशिप्स, इफ नॉट, इफ यस देन व्हाई. सो दीज आर क्वेश्चंस जो मैंने पहले से सोच के नहीं रखे हुए थे. मेरे को जैसे जैसे उस बंदे ने जवाब दिया मैंने वैसे वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिसाइड करती रही. अगर उसने बोला कि आई फील इनसिक्योर इन रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ माई बॉडी इमेज इश्यूज, तो आप पूछोगे ओके यू फील बॉडी इमेज इश्यूज, सिंस व्हेन आर यू फीलिंग देम. पहले तो उसने बॉडी इमेज नहीं बोला था, बट नाउ सिंस ही हैज स्पोकन अबाउट इट आई विल आस्क. सो दिस इज व्हेन यू जस्ट नो द थीम ऑफ द इंटरव्यू बट यू डू नॉट हैव अ स्ट्रक्चर टू फॉलो एट ऑल. सो व्हाटएवर दैट पर्सन सेज और व्हाटएवर दैट पर्सन गिव्स आउट इन रिस्पॉन्स, यू मेक फर्दर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. तो आप उससे 100% अंडरस्टैंडिंग ले पा रहे हो टुवर्ड्स कि भाई व्हाट इज द पर्सन्स बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड साइकोलॉजिकल कॉम्पोजिशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थीम. The advantage of personal interviews include capturing complex data, obviously, high response rates, क्योंकि आप सामने से आदमी को पूछ रहे हो, आप उन्हें गूगल फॉर्म व्हाट्सएप पे भेज के छोड़ नहीं रहे हो. ऑब्वियसली ऑनलाइन पर्टिकुलर जो चीजें होती है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जब आप सामने बंदे को बैठा लेते हो ना, तो देन दे आंसर इट बिकॉज दे आर फिजिकली प्रेजेंट. एंड द एबिलिटी टू ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज, very important. Clinical psychology में we just don't rely on the answer the person gives us. We also explore other things that person has not said but their body language has communicated. So if somebody says okay explain your relationship with your sibling, so if a person has had healthy relationships with their sibling,
they might say, okay, I've had healthy relationship, but then at the same time, they might lie, right? Because people are not very comfortable in, detail में अपनी life के बारे में बताने में, they are not comfortable. They feel कि okay, this is a little evasive. उन्हें comfortable feel नहीं हो रहा है, या फिर they are hesitating in explaining everything. उनको लगता है the person might judge, the interviewer might react in a way they might not like. So what they say, yeah, my relationship with my sibling was fine. But when they say yeah, so you understand कि हाँ भाई, there is a little bit of suspect here. थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट है, वो आदमी आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, and he's not telling about your healthy relationship in detail. अब अगर you had experienced something, you will obviously, and if you had negative or positive emotions about something, there is a possibility कि आप उसको बहुत in detail explain करोगे. But if the person is just saying yeah, they were good, this means कि the person might not be very comfortable in sharing the actual relationships they might have had with their siblings. So non-verbal क्यों है ये? उन्होंने तो verbally कुछ और बोला, but non-verbal क्यों क्या हो गया? The tone of their voice, जिस तरह वो हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, या फिर उनकी आंखों की डायरेक्शन किस तरह है, उनका बॉडी पोस्चर कैसा है, are they arrogant, if they have, अच्छा, usually what happens is when you're crossing your legs or if you're sitting like this, you're trying to hold yourself together, you're trying to hold yourself, क्योंकि obviously your body gives some sort of physiological symptoms when you're lying or when you're concealing something, so you're trying to hold it together. So these are also some things that you observe. If a person is sitting confidently, straight back, then it is कि they are open to conversation. ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ इंटरव्यू में ही देखने को मिलेंगी, because you're sitting right in front of the person. Next is, however, they are also time consuming. They are very time consuming. मान लेते हैं मैंने किसी क्लाइंट के साथ फर्स्ट इंटरव्यू किया, वो इतना मीनिंगफुल नहीं रहा क्योंकि द क्लाइंट वाज वेरी रिजिड. वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं है, उसको आपको पता चल गया वो कुछ नहीं बता रहा, उसको जबरदस्ती सीख थोड़ी करोगे, भाई बता, हम तो जानना चाहते हैं, तूने पैसे दिए इस बात के. इवन इफ दे हैव पेड फॉर इट, एंड नॉट ऑल टाइम्स आर पीपल पेइंग फॉर देयर थेरेपी और व्हाटएवर ऑन देयर ओन. समटाइम्स दे आर told to take therapy via the court. They have been given a court order कि आपको ऐसी so and so therapy में जाना चाहिए, या फिर आपको so and so counseling में जाना चाहिए. So people might not be very comfortable in sharing everything in the first particular interview. या फिर possibility है they might be a little introvert, उन्हें थोड़ा shy feel हो रहा, वो जिस physical setting में एक interview कर रहे हैं, they are not feeling comfortable in that, they are not relaxed, they are feeling at the guard of themselves. So similarly, maybe the first interview was not very beneficial. अब सेकेंड इंटरव्यू लो थोड़े दिन बाद, सेकेंड इंटरव्यू में a little benefit was obtained but not 100%. you still have a lot of data to explore. So आपने थर्ड इंटरव्यू किया, so टाइम कंज्यूमिंग हो गया, आप बार बार इंटरव्यू ले रहे हो ताकि आप एक पर्टिकुलर थीम को एक्सप्लोर कर पाओ. कॉस्टली है क्योंकि आपको ऑब्वियसली थेरेपीज आर कॉस्टली, एंड इंटरव्यूज तो हमेशा ही होते हैं थेरेपीज में, बट कॉस्टली इसलिए भी है क्योंकि दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, राइट. सो जो एक बारी की कॉस्ट में हो जाना चाहिए था, वो अभी 5 बार की कॉस्ट में हो रहा है. एंड सबसे लास्ट है कि ससेप्टेबल टू इंटरव्यूअर्स बायस, क्योंकि हो सकता है कि मान लो जैसे अगर मैं अभी इंडिया में प्रैक्टिस ना करके किसी और बाहर के देश में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और वो लोग मुझे कहें कि वी आर गेटिंग अ डिवोर्स बिकॉज माई स्पाउस एंड आई डू नॉट फील कि अब हमारे बीच में कुछ अच्छा है. अब हमारे इंडिया में क्या है भाई, हमारे यहाँ तो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट अब आना बहुत शुरू हो गया है, बट अगर मैं थोड़ी सी पुरानी होंगी तो मैं कहूंगी व्हाट, नो, एवरीथिंग इज गुड बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, यू आर लाइंग, यू आर स्टूपिड, यू डू नॉट नो. सो मे बी मेरा इंटरव्यूअर्स बायस हो सकता है, या फिर अगर मैं उससे कहूँ भी ना तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँ कि नहीं, यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर हस्बैंड, यू जस्ट ओवर थिंकिंग, यू आर ओवर एग्जैजरेटिंग व्हाट यू फील. Maybe the person was not even able to explain everything clearly, but मेरा एक bias आ गया क्योंकि मेरी cultural upbringing ऐसी रही होगी जिससे I'm not able to relate with the person's problem. And this is another reason why interviewers have a very high level of bias. ये interview लेने वाला बंदा एक, उसके जवाब लिखने वाला बंदा एक, और उनको इंटरप्रेट करने वाला बंदा सेम. So अगर मैं किसी चीज से एग्री नहीं कर रही हूँ तो नेचुरल सी बात है मेरा वहां पे बायस आ जाएगा. एंड जनरलाइजेबिलिटी होती है, मतलब आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि ठीक है आई एम नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद माई हस्बैंड. भाई किस तरह के रिलेशन आपके गुड नहीं चल रहे, अब आपके बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, आपके बीच में कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, एवरीथिंग इज गुड. तो हम जनरलाइज कर लेते हैं, बट मे बी द person does not feel connected with their spouse anymore. They do not feel that their spouse is giving them any kind of attention.
मे बी दे डू नॉट हैव एनी कॉन्वर्जेशन ऑल्सो हैपनिंग बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन रहा ही नहीं है. सो ये सारी चीजें जो है चेंज हो जाती हैं और ये एक इंटरव्यू बायस हो जाता है. सिमिलरली अगर मैं एक सैंपल का इंटरव्यू लूँ और मैं एक बहुत ही हैप्पी जगह पे जाऊं और वहां पे जाके लोगों से पूछूं, हाँ भाई हाउ आर योर रिलेशंस विद योर हस्बैंड्स और वाइफ्स, कैसे इमोशनल रिलेशंस हैं आपके, और वो सारे बहुत हैप्पी लोग हों या फिर उनकी न्यूली शादी हुई हो, तो भाई ऑब्वियसली वो लोग वेरी गुड. बट मैं ऑन जनरल एक चीज को अज्यूम कर लूंगी कि ओके एवरीबडी हु इज मैरिड इज हैप्पी, बट इज दैट ट्रू? नो. बट मैंने सैंपल बहुत छोटा ले लिया क्योंकि इंटरव्यू आप बहुत सारे लोगों का नहीं ले सकते. सिमिलरली सैंपल छोटा लेने पे मेरी जो रिसर्च का कंक्लूजन है वो हो गया स्क्यू. So in clinical psychology, personal interviews are used to gather detailed case histories, understand experiences and diagnose conditions. So case histories क्या हो गया? अब case history की बात करते हैं. Case history का मतलब हो गया आप एक detailed case history. There is this thing called जिसमें whenever you go to a clinical setting of psychology, they give you a proper 3-4 घंटे का एक इंटरव्यू हैपेंस जिसमें दे आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस. आपके पे सिबलिंग्स हो, वर यू आर वांटेड चाइल्ड, आपके पेरेंट्स की इनकम क्या है, आपकी डाइट कैसी थी, आपके बचपन में अपने पीयर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे थे. दे आर टेकिंग यू थ्रू फ्रॉम द टाइम यू वर कंसीव्ड टू द टाइम यू आर एन एडल्ट, जहां पे आपको इश्यूज आ रहे हैं. दे टेक यू एवरीथिंग सो दैट दे अंडरस्टैंड कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आज आपको फील हो रही है वो क्यों हो रही है. अगर कोई बंदा कहे, जैसे अगर आपने डियर जिंदगी देखी हो, सो द पर्सन हु वाज डॉक्टर जहांगीर, ही आस्क कि अच्छा नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? अब नींद नहीं आ रही, अगर आप किसी फिजिशियन या वैसे किसी के पास जाओगे तो वो कहेगा नींद नहीं आ रही, ठीक है ये आपकी दवाई. बट इफ यू गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, इफ यू स्पेसिफिकली इन अ क्लिनिकल साइकोलॉजी का पर्टिकुलर सेटिंग, सो दे विल आस्क यू व्हाई. They are not going to give you a solution as it is. They are trying to come to the deeper root problem. So the person says, okay, I have recently moved here and I have some unresolved conflicts. So जब आपके अंदर unresolved conflicts होते हैं, आप कहीं नई जगह जाते हो, you're not being able to be at peace with yourself, right? And when you're not at peace with yourself, how can you sleep? So they take detailed case histories and understand experiences, और उसके बाद only they are able to diagnose conditions. नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज. सो आजकल क्वेश्चन जो होते हैं वो गूगल फॉर्म की तरीके से होते हैं क्योंकि आप हर किसी के पास नहीं जा पाते. बट अगर आपका सैंपल छोटा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप क्वेश्चन जो है ऑफलाइन करा लो. अच्छा, एक प्रॉब्लम जो है आजकल जब हम सर्वे में क्वेश्चन करते हैं बिकॉज कि पीपल गिव फॉल्स आंसर्स. वो पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, दे जस्ट ए बी सी डी, वो पढ़ भी रहे क्वेश्चन क्या है. सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस वेरी ऑफन नाउ. Because people do not want to read long questionnaires. This has changed recently. People used to be very interested in the beginning, but आजकल they are not. क्योंकि questionnaires बहुत लंबे होते हैं, 4-5 पेज के होते हैं, and they are not very interested in answering those questions. And obviously in आजकल की generation, people have very short attention की bandwidth. So this is a very growing and major problem that is being observed by researchers. Anyway, question is, in psychology are used to collect data from a large number of respondents efficiently and systematically, because no matter who you are, no matter who you coming from, where you coming from, या फिर what particular degree you hold, it doesn't matter. You and the person sitting next to you and the person before you and the person after you will have same set of questions because they are predetermined. So they consist of written question designed to gather qualitative or quantitative data. And it could be about attitudes, behaviors, experiences and demographics. So basically होता यह है कि सबसे पहले आता है आपका consent form, उसके बाद आता है आपका demographic, उसके बाद आता है questionnaire, फिर आता है आपका debriefing. So format includes paper and pencil, online, mobile devices, questions ranging from open-ended to detailed responses to close-ended with predefined options. Open-ended questions कैसे हो सकते हैं कि जैसे कि मैंने पूछा था, explain in detail how you feel about dark places, right? So अब आप अपना एसोसिएशन बताओगे, बचपन से आपने डार्क प्लेसेस को किस चीज से एसोसिएट कर रखा है. If you have associated with cold and comfort, if you have associated with fear, if you have associated it with sleep, so this also helps in understanding of the particular kind of thing that you're going to get. Advantages include broad audience reach, cost effectiveness and ease of standardization and analysis. So
ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस को आप एक साथ रीच कर पाते हो, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन और एनालिसिस भी बहुत ईजी होता है बिकॉज द क्वेश्चंस रिमेन सेम फॉर एवरीवन. However, limitations may include low response rate. So personally, when I used to do research during my bachelor का time, मैं लोगों को Google form WhatsApp पे भेजती थी because that is the fastest way of getting a link to a Google form. And वो उन्हें याद ही नहीं रहता था भरना. Even my own parents sometimes, उनको मैं भेज के कह रही थी कि ये मैंने आपको Google form भेजा है, प्लीज भर दो. वो महीना निकल जाता था, उसे भरते ही नहीं थे. वो इतना बड़ा देखते रहते थे, उसमें वो ऐसे उल्टे सीधे फॉर्म्स में भर देते थे जस्ट टू फिनिश इट कि हाँ हमने भर दिया. सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इवन इफ यू गेटिंग रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स में नॉट बी इंडिकेटिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा. आप पहले से डिजाइन क्वेश्चंस को जो है आदमी के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हो, अब उसमें आपको कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली है क्योंकि आप उसको पर्टिकुलरली और प्रोब नहीं कर पाते जैसे हम इंटरव्यूज में कर पाते हैं. आपने एक जवाब दिया, ठीक है, तो आपके साथ ऐसा है, क्यों है? हम वो नहीं कर पा रहे हैं. हम बस उनसे पूछ रहे हैं ये ऐसा है, आप इसको कितना रेट करने वाले, आपको ऐसा है, क्यों है, जस्ट दैट. और मे बी अगर आपका ऑप्शन उन चीजों में अवेलेबल भी नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि, या फिर आप कुछ भी नहीं लिखोगे. बट देन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि what exactly is the problem and potential biases in self-reported data. We humans see ourselves in a certain way. Maybe the reality of it is a lot different from the way we see ourselves. Like जैसे होता है ना, कभी कभी हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम सोचते हैं हमारी क्या गलती है, but at the root of it maybe there is a problem or maybe there is no problem with you. जो लोग लो ऑन सेल्फ एस्टीम होते हैं, जिनका सेल्फ एस्टीम कम होता है, वो हमेशा अपने अंदर गलतियां ढूंढते हैं. जो बहुत ही बहुत ज्यादा हाई सेल्फ एस्टीम होता है, जो कि एट समटाइम्स इज आल्सो लेबल्ड एज लेमन में ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, दे माइट नेवर सी देयर फॉल्ट. So when you're reporting yourself on a particular questionnaire, there's a possibility that you may not be able to report yourself correctly or adequately. Despite challenges, questionnaires provide valuable insights into human thoughts, feelings, behaviors, into psychological research. Next is your telephonic interview. तो आप कोई बंदा फोन करेगा, पूछेगा, हेलो सर आप ये बात कर रहे हैं, हाँ आपसे हमें ये सवाल पूछने थे. देन दे विल आस्क यू इफ यू आर ओके विद इट. सो टेलीफोनिक इंटरव्यू एज इट इज द नेम सजेस्ट कि वो फोन के ऊपर होता है, तो पर्टिकुलरली उनकी इंफॉर्मेशन पहले से थोड़ी सी रख के रखता है और उसके बाद उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर वो इंसान उससे क्वेश्चन पूछेगा. तो द थिंग इज, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इंटरव्यू सामने, दे आर डूइंग इट ओवर अ फोन. सो वो पूछेंगे, अच्छा सर आपने पर्टिकुलरली ये बिहेवियर जो है हमने आप में ऑब्जर्व करा था पहले, सो एंड सो, या फिर किसी वजह से दे से इट एंड देन दे आस्क सर आप इस बारे में क्या कहोगे, या सर आपको क्या लगता है. दे विल आस्क योर पर्टिकुलर टेक ऑन इट. दे माइट आस्क यू हाउ यू सी इट, हाउ यू फील अबाउट इट, आपका क्या एक्सपीरियंस ओपिनियन है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में. सो एडवांटेज हो गया सबसे पहले कन्वीनियंस. आपसे पूछेंगे भाई इज इट अ गुड टाइम टू टॉक, ठीक है, ऐसे नहीं जबरदस्ती पकड़ लिया भाई आप बताओ, नहीं. They will ask you, sir, is it a good time to talk? Then it is cost effective, calls are very cheap, and then also geographically you can reach as many people. आपको एक फिजियोलॉजिकली आपको वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है कि हाँ हम तो यहाँ रहते हैं तो हम बस यहाँ का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. नो, इफ यू आर डूइंग अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, यू कैन कनेक्ट विद somebody who's sitting in Bhopal or somebody sitting even more in South. So this way you do not have to just stay in touch with people who are in your accessibility, because proximity is nothing when it comes to phone. वहां पे तो you can dial anyone. Real time interaction होता है, ठीक है, आप उसको सामने से देख नहीं पा रहे हो, बट आप उस बंदे से आप रियल टाइम इंटरेक्शन कर पा रहे हो कि ठीक है ऐसे ऐसे हुआ था, अच्छा सर ये ऐसे क्यों हुआ था, मैडम आपने ऐसे पहले बोला, आप इस बारे में कुछ कहो, आप बता सकते हो कि ऐसा पर्टिकुलर चीज क्यों हुई है. यू कैन आस्क दीज थिंग्स. Observing, however, non-verbal cues is difficult because you're not sitting physically with the person. Despite drawbacks, telephonic interviews are practical for data collection and psychological research, especially when face-to-face contact is not feasible. So, अगर हम दो particular age group के लोगों का एक sample collect कर रहे हैं, एक जो इंडिया में रहता है, दूसरा जो कहीं दूसरे कंट्री में रहता है, तो obviously you're not going to go there all the time to collect the sample. अगर आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिल गया, वापस जाओ, इट इज वेरी कॉस्टली. सो दिस इज वेरी फीजिबल एंड वेरी अवेलेबल एंड वेरी इजीली आप उसको आराम से ना कर सकते हो. टेलीफोनिक इंटरव्यू आर वेरी मच पॉसिबल. देयर इज दिस पॉइंट व्हिच इज सेइंग कि ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल क्यूज इज डिफिकल्ट. आज के टाइम में इट्स
partially true because you can also conduct video calls, you can do video conferencing. So this is another way in which you can take interviews online. Now, subtopic that we will study in survey method is controlled observation. So in controlled observation, we involve systematic observing and recording participant behavior in control setting. सिस्टमैटिक ऑब्जर्विंग, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट पहले से बना के रखते हैं और हम सिर्फ उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. वी आर चेकिंग आउट एनी काइंड ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो सीप इन हो सकता है, और ऑल्सो एट द सेम टाइम टू मेक श्योर कि हमने वो सारी चीजें जो है सही से रिकॉर्ड, मतलब सही से वी हैव मेड रिकॉर्ड ऑफ इट, दे नोट इट डाउन, या फिर उसको ऑडियो से रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर फिजिकली वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं. रिसर्चर्स सेट स्पेसिफिक कंडीशन टू स्टडी हाउ इंडिविजुअल रिएक्ट और बिहेव अंडर कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस. सो पहले से कंडीशंस बना के रखते हैं कि हाँ ठीक है, इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर तरीके से मतलब दे डू अ वेरी लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड उसके बाद दे सी ओके दीज आर द पॉसिबल वेज इन अ पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें अ पर्सन कैन रिएक्ट. Variables of interest are defined and protocols are established for observing and recording behavior. So पहले से बता देते हैं. ओके जैसे मालूम मैंने बताया ना इन टीचर वाला जिसमें डेमो देने आती है टीचर, तो हम पहले से देखते हैं कि ओके हमें देखना है कि भाई वो बंदी कम्युनिकेट कैसे कर रही है, कम्युनिकेशन, ठीक है. उसके बाद एक्सप्लेनेशन, लैंग्वेज ऑफ डिलीवरी, एंड सबसे लास्ट में हाउ आर द पर्सन एबल टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन. हम ये नहीं देखेंगे कि भाई वो बंदी कितने हैंड मूवमेंट कर रही है या फिर वो कितना आगे पीछे चल रही है. वी आर नॉट गोइंग टू सी ऑल दैट. वी आर गोइंग टू सी द एंड प्रोडक्ट जो कि कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशन, लैंग्वेज ऑफ डिलीवरी या कनेक्ट कितना करे टू द स्टूडेंट्स जो वो पढ़ा रही है. दिस इज वेरी गुड way of doing any kind of survey research because it gives precise control over variables. Facilitating the study of causal relationships and behaviors may suffer from limitations such as artificially compared to real world settings. The person who is getting observed also knows कि they are being observed, right? The teacher जो observe कर रही है उसको पता है वो क्या observe कर रही है, और जो teacher observe हो रही है जो डेमो देने आई है उसको भी पता है वो क्या बेस्ट दिखा सकती है अपना. सो दिस कैन बी आर्टिफिशियल इन वेज जहाँ पे यू विल बिहेव डिफरेंटली इफ इट वर इन अ रियल वर्ल्ड सेटिंग, जो कि हो गया आपका नेचुरल ऑब्जर्वेशन. पोटेंशियल फॉर ऑब्जर्वर बायस एंड एथिकल कंसिडरेशन रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड कंसर्न आर फैक्टर्स. Despite challenges, controlled observation provide valuable insights into human responses and interaction in psychological research. Next method is psychological testing. So psychological testing uses standardized tests to measure behavior, cognition, personality and emotional functioning. So they can use IQ test, अब तो EQ भी होता है, to diagnose mental health conditions. इसके अलावा then we have जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है which is life satisfaction के लिए एक scale. They provide empirical data to support research hypotheses and understand the psychological phenomena. Common test जो होते हैं, जो mostly होते हैं, वो होता है आपका personality के लिए Big 5, cognitive के लिए memory या attention का कुछ होता है, mental health के लिए आपको depression या anxiety के scale पे test किया जाता है. So they have a very standardized way, क्योंकि आपको उसमें एक स्कोर मिलेगा या फिर आपको एक उसमें स्कोर पॉइंट मिलेगा या फिर आपके जो आंसर है उनको वो असेस करेंगे कि आपने ये आंसर दिया इसके 2 पॉइंट्स हो गए, आपने ये आंसर दिया इसके 5 पॉइंट्स हो गए, एंड देन दे विल एड अप एवरीथिंग इन अ वे जिस तरह से मैनुअल में लिखा होता है, एंड देन दे विल गिव यू अ स्कोर. टेस्ट आर रिगरसली डिजाइंड फॉर रिलायबिलिटी, consistency of results and validity, accuracy in measuring what they intend to measure. They help establish baselines, track changes over time and compare groups in research study. Baseline हो गया, ठीक है, the lowest a person can score is this in this category. अगर हम depression scale की बात करें, the person is highly depressed, mildly depressed, negligibly depressed. So उसमें स्कोर ये रहेगा, highly depressed का इतने से इतना स्कोर होगा, mildly depressed का इतने से इतना स्कोर होगा, उसके ये characteristics होंगे. So everything is given in a particular checks and cuts कि okay this is how it's going to be. Next is कि after you're given a treatment, तो पहले होगा आपका प्री टेस्ट में दे विल टेक योर साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड आपको एक सो एंड सो स्कोर दे देंगे. देन दे विल गिव एन इंटरवेंशन, कोई ट्रीटमेंट या कोई थेरेपी या कोई काउंसलिंग देंगे, एंड आफ्टर दैट देन अगेन टेक दिस पर्टिकुलर टेस्ट ऑन यू एंड दे विल सी कि इफ यू हैव इम्प्रूव्ड, नॉट इम्प्रूव्ड, और इफ यू हैव even deprecated in your previous score. So they will compare your scores, and also
आपको सिर्फ आपके स्कोर से नहीं बाकी लोगों के ग्रुप से भी कंपेयर करने वाले हैं। तो जैसे एक हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन होता है जो हम चेक करते हैं। सो व्हेन यू सी द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट सैटिस्फाइड कंट्री इन वर्ल्ड इज सो एंड सो, so how do they do it? They take a particular sample from all countries and they give the same questions and the same scale to everyone, and after that they compare the scores of each and every country, average score निकालते हैं और देखते हैं कि इस कंट्री का एवरेज ये है, इस कंट्री का एवरेज ये है, and then they see कि हाईएस्ट एवरेज इसका है। Psychological testing plays a crucial role in exploring and interpreting human behavior and mental processes in scientific research. Last and very important is case study method. So case study method जो हो गया आपका, it's a kind of qualitative research method. अभी तक जो हम करे थे वो एक तरीके से in a way or two quantitative हो जाते हैं, बिकॉज आपको एक स्कोर मिल रहा है या फिर आपको एक पर्टिकुलर नंबर या स्टैटिस्टिकली आपको जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट केस स्टडी मेथड इज बहुत सारे लोगों को नहीं लेंगे, एक दो इंसान को लेंगे, उसका इन डेप्थ एनालिसिस होगा। सो एक पर्टिकुलर में से यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप्स और फिनोमेना इन डेप्थ। तो केस स्टडी मेथड में अगर हम चेक करना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली सीरियल किलर का बिहेवियर, सो दे टेक अ पर्टिकुलर सीरियल किलर एंड दे डू केस स्टडी मेथड ऑफ द पर्सन इन डेप्थ। उसका चाइल्डहुड एक्सप्लोर होगा, उसका एडोलेसेंस, उसका अडल्टहुड एक्सप्लोर होगा, यंग अडल्टहुड, फिर अडल्टहुड, फिर उसका मिड अडल्टहुड, एंड दे सी एवरीथिंग एंड दे सी कॉजल फैक्टर्स, क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स रहेंगे। दे आर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग बट वन पर्सन इन डिटेल। सो दे इन्वॉल्व कलेक्टिंग एक्सटेंसिव डेटा फ्रॉम सोर्सेज लाइक इंटरव्यूज, observation, documents, and psychological tests used to explore complex issues, rare conditions, or unique circumstances. Rare conditions यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि if you're doing a case study method and trying to understand a particular phenomena at its best, so not everybody will have it. So whoever has it, जैसे if a person is battling from a very rare disease and how are they coping with it emotionally, mentally, and you want to do a case study method on कि उनकी emotional well-being पे क्या असर पड़ता है, तो आप उनका ही rare conditions पे बहुत ज्यादा जो उनको फील हो रही है सब उन पे बहुत in-depth case study कर सकते हो if they permit you. Provide a comprehensive understanding of behavior, cognition, emotions or interaction within a specific context क्योंकि ये in-depth होता है बहुत. They offer rich, detailed, qualitative data. Like I said, ये qualitative research का एक methodology है. Uncovering underlying factors, developmental trajectories, and treatment outcomes. They may lack generalizability due to their focus on specific cases. अब अगर आपने कोई conclusion draw किया है case study method में, it's very rarely ever possible कि आप वो चीज बाकी total mass population पे generalize कर सको, because you have only done case study on one person. You cannot generalize it to the other billion of people that are out there. So this is another drawback ऑन केस स्टडी मेथड कि ये सिर्फ एक इंसान के ऊपर आपको बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस देने वाली है, बट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑल मे बी नॉट, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स एक्सटेंसिव एंड इट हैज टू बी कंडक्टेड थॉरली. नेक्स्ट आर योर एनालिसिस ऑफ डेटा, which is another very important aspect of research. So data analysis involves both qualitative quantitative methods to interpret and draw conclusions from collected data. Qualitative method can be your, अभी मैंने आपको पढ़ाया case study, and quantitative can be your psychological tests. So qualitative analysis हो गया आपका understanding on meanings, themes, patterns and textual or visual data. Methods include thematic analysis. Thematic analysis हो गया कि अगर हमने एक इंसान के या फिर पर्टिकुलर किसी चीज के भी फिनोमेना का ही ले लेते हैं, तो उसमें ग्लोबल थीम होगा एक, उसके बाद उसके साथ सब थीम्स होंगे, फिर उन सब थीम्स के साथ सब टॉपिक्स होंगे कि ओके जैसे मान लो अगर हम बात करें नेगेटिव इमोशंस एट वर्क, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल वेलबींग एट वर्क, तो ये हो गया आपका ग्लोबल थीम. नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस एट वर्क, ये हो गया आपके सब थीम्स. इसके अंदर आएंगे आपके टॉपिक्स. तो आपके नेगेटिव इमोशंस क्या हो सकता है, आपको एंजाइटी फील हो सकती है, आपको अंडर वैल्यूड फील हो सकता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील हो सकता है. पॉजिटिव इमोशंस क्या हो गया, आप मोटिवेशन फील कर सकते हो, सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हो, आप प्रोडक्टिव फील कर सकते हो. सो दिस इज द वे इन विच अ थीमेटिकल एनालिसिस इज डन. कंटेंट एनालिसिस होता है जब हम पर्टिकुलर किसी कंटेंट को ही उसमें पार्ट्स में ब्रेक करके उसका एनालिसिस करते हैं. और नरेटिव एनालिसिस होता है जब हम एक पर्टिकुलर इंसान का दिया नैरेटिव उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. ओके, ये पर्टिकुलर कैटेगरी वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कैटेगरी वाज टॉकिंग अबाउट दिस.
and this provides insights into participants' experiences, emotions, and perceptions, often used in exploratory research to generate hypotheses or understand complex phenomena. तो अगर मैं बात पहले करी थी इमोशनल वेलबींग एट वर्क, सो यू कैन अंडरस्टैंड, और ऑल्सो इट इज यूज इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कि ठीक है हम पर्टिकुलर कोई फिनोमिना है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसको एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन जनरेट अ हाइपोथेसिस। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वेलबींग एट वर्क, इमोशनल वेलबींग एट वर्क, तो मुझे नहीं पता क्या लोगों की इमोशनल वेलबींग जनरली रहती है, तो मैं उसके सारे थीम्स एक्सप्लोर कर लूंगी पहले, है ना। उसके बाद मैं उन लोगों को एनालिसिस करूंगी, उसके बाद आई मेक अ हाइपोथेसिस एंड फिर मैं अपनी रिसर्च को कंक्लूड करूंगी। नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो आपका आ गया कंप्लीटली हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल को लेंगे and then we do the analysis on them. So it is mostly numerical data, statistical techniques to test hypotheses and quantify relationships. Methods include descriptive analysis, statistics which is mean, frequencies, या inferential statistics, inferential scaling, sorry, जो कि हो गया आपका t-test, ANOVA. t-test is done on singular data, ANOVA is done on multiple data. Regression analysis allows for generalization of findings and measurement of variables relationship used to identify patterns, predict behavior, establish cause and effect relationship. क्योंकि हम numericals पे काम कर रहे हैं, we're seeing the numbers. So if a particular thing has high numbers, a particular thing might not, or maybe they do. So we are trying to draw relationships between the rest. Next is your limitations of psychological inquiry. So there are multiple limitations. जैसे कि सबसे पहले हो गया lack of zero point. अब इसका मतलब मुझे बहुत टाइम लगा समझने में, बट इसका मतलब होता है कि साइकोलॉजिस्ट हमेशा हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि जीरो पॉइंट होगा क्या, क्योंकि उनके पास कोई ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। तो साइकोलॉजी स्टडीज में जो है ना, कोई एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट होता ही नहीं है, बट वो रिलेटिव होता है नेचर में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान है जिसको कभी कोई मेंटल हेल्थ मलाडी या डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं हुआ है, तो उसका आईक्यू जो होगा उसका जीरो पॉइंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर पीपल जिनका एक्चुअली में कोई चीज डायग्नोज हो चुकी है व्हेन इट कम्स टू आईक्यू। सिमिलरली हम कभी किसी इंसान का आईक्यू जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि जीरो पॉइंट बोलेंगे, जीरो कह नहीं सकते, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच एबल, मतलब कितना लेवल ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी कोई पर्सन शो कर रहा है, देयर इज नेवर गोइंग टू बी एन एग्जैक्ट जीरो, क्योंकि कभी भी किसी की इंटेलिजेंस एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकती। सबसे नेक्स्ट हो गया कि रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। सो टेस्ट डेवलप्ड फॉर अर्बन स्टूडेंट्स मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन ट्राइबल एरियाज। जैसे अगर कोई टेस्ट जो है वो एक अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स के ऊपर लगाया गया है, जैसे कि एंजाइटी स्केल्स फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अर्बन सेटिंग्स, दिल्ली एनसीआर के लोग थे, हमने लगा के बना दिया, या फिर हमने एडजस्टमेंट स्केल बना दिया। अब वो एडजस्टमेंट स्केल जो है वो पर्टिकुलरली मैंने अर्बन सैंपल पे यूज किया, मैं उसको ट्राइबल या फिर रूरल सैंपल पे नहीं लगा सकती। उनकी तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव इन अर्बन सेटिंग्स। सिमिलरली अगर कल्चरल बायसेस बहुत आ जाते हैं, जैसे अगर मैंने एक पेपर है, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैंने एक स्केल है वो हिंदी में बना दिया, अगर वही स्केल इंडिया में भी हर जगह यूज नहीं हो सकता, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस है तो दे आर गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट, एंड सिमिलरली लाइकवाइज वो क्वेश्चंस कभी भी बाहर वेस्टर्न में यूज नहीं हो सकता, वेस्ट के पेपर्स हमारे यहाँ यूज नहीं हो सकते, तो वी ऑलवेज हैव टू हैव अ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा जो है बहुत इनडेप्थ एनालिसिस जो है देता है, बट अगेन कभी उससे हमारे को एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, एक ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं होती है, मतलब सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना होती है कि ठीक है हमारी ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सॉलिड कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है आपका क्वालिटेटिव डेटा का। नॉट ओनली द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द डेटा जो पढ़ रहा है, बट ऑल्सो द पर्सन इज गिविंग द डेटा, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स अगेन जैसे मैंने कहा दे आर नॉट ऑलवेज रिलायबल। द फील्ड वर्क शुड बी डन बाय मोर देन वन इन्वेस्टिगेटर एंड शुड रीच टू एन एग्रीमेंट। सो होता ये है कि अगर हम कोई सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उसका काम ना सिर्फ एक आदमी को नहीं, 2-3 लोगों को करना चाहिए, सो दैट दे कैन ब्रेनस्टॉर्म एंड दे कैन कम टू अ कंक्लूजन टुगेदर। आज के रिसोर्सेज जैसे हो गए हैं, और आज का जो पर्टिकुलर एपीए जिस तरह से रिसर्चर्स मांगता है और एक्सेप्ट करता है, जिस तरह से रिसर्चर्स को ज्यादा वैलिडिटी और रिकॉग्निशन मिलता है, इज दैट कि रिसर्च सिर्फ क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव नहीं होती, बट कि वो एक इंटीग्रेशन ऑफ बोथ होती है। तो मतलब कि आप क्वालिटेटिव डेटा तो ले ही रहे हो, बट साथ के साथ क्वांटिटेटिव भी लो। तो क्वांटिटेटिव डेटा लिया है तो उसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन ऐसे लगा दो जो क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो नेचर में, सो दैट आपको नंबर्स भी मिले और आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी हो जाए।
and this way your research becomes more valid. Next are ethical issues. So ethical issues पे question most probably आ जाता है, क्योंकि ethical issues go a very long way in psychology, and this is very important as a topic also in itself. So मैं ये suggest करूंगी कि इस topic को सब अच्छे से thoroughly पढ़ के जाएं, क्योंकि इसका आंसर बहुत easy होगा. Okay, it's not going to be tough, but at the same time question आने के chances हमेशा high रहते हैं. So limitations of psychological inquiry will be voluntary participation. आप किसी इंसान को फोर्स नहीं करो कि भाई चलो पार्टिसिपेट करो, करना पड़ेगा आपको. नहीं, दे विल पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन विल, एंड आपको पूरी तरीके से इस रिसर्च के बारे में बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपके रिसर्च का क्या मतलब है, आप क्यों कर रहे हो, वो किस तरीके से उनका डेटा जो है यूज होने वाला है. यू हैव टू टेल एवरीथिंग, और उसके बाद द पर्सन जिसके पास आपने अप्रोच किया है वो खुद डिसाइड करेगा कि भाई उसको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं. नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होगा कि आपने हर चीज बता दी और उसके बाद आदमी से पूछा कि वुड यू कंसेंट टू मी आस्किंग ऑल दिस फ्रॉम यू. Possibilities they say yes, possibilities they say yes in the beginning, and then after you done with research and after they see the questions in real कि ठीक है ये questions है, maybe they pull out their participation. So in that case you will have to tear off their sample and then just throw it away and trash their sample, and you have to tell them I have trashed your sample क्योंकि they are not comfortable with it. So consent is very important. आप किसी इंसान का जबरदस्ती डेटा नहीं ले सकते, आपको उनसे खुद कहना पड़ेगा पार्टिसिपेट करना चाहते हो. इट्स एब्सोल्युटली द पार्टिसिपेंट्स विल if or not they want to be a part in your research. आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है, आप कुछ उनसे हाइड नहीं करोगे. ठीक है, हो सकता है हर चीज वो समझ ना पाए, but you have to make best of your best efforts to give an information about all the work you're doing so that they're able to make an informed decision of whether or not they want to be part of your research. Debriefing is जिस तरीके की मेंटल और फिजिकल कंडीशन में, इमोशनल कंडीशन में इंसान आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा था, जब वो उस रिसर्च से निकले उसकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल कंडीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए. हम अक्सर साइकोलॉजी में कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट्स जो है लोगों के टच कर देते हैं, एंड विच इज नॉट रॉन्ग बाय द वे. यू विल ट्राई नॉट टू डू इट, बट इफ योर रिसर्च इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, सो अगर ऐसा होता है तो यू हैव टू डीब्रीफ द पर्सन कि जो जो चीजें हैं आप उनको समझाओ. देखो आपका डेटा हम इसी चीज के लिए यूज करने वाले हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस के लिए है. ठीक है, आपको इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है. ऐसे हम बस आपसे कुछ सवाल पूछने वाले थे. हम कभी आपका नाम जो है कभी किसी को नहीं बताएंगे. हम आपको, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है अभी भी इस रिसर्च का पार्ट बनने में, मैं आपका डेटा अभी सारा फाड़ दूंगी, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी. आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे आगे इस चीज के बारे में और पूछ सकते हैं. So you have to debrief. अगर पर्सन शोज इंटरेस्ट कि ठीक है आपने जो रिसर्च करी, अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है उस चीज में कि हाँ मुझे बताओ कि मैंने जो किया था मेरा क्या स्कोर आया, मेरा क्या क्या जो आपने रिसर्च करी उसके क्या कंक्लूजन्स आए, तो यू हैव टू शेयर इट विद देम. यू कैन नॉट हाइड इट. सो आपने जब उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, अगर द पर्सन इज इंटरेस्टेड दे विल रीच आउट टू यू और यू रीच आउट टू देम, यू टेक देयर ईमेल्स और व्हाटएवर. आपको अक्सर डेमोग्राफिक फॉर्म में ये सब भरवाना पड़ता है. सो इफ दे आर इंटरेस्टेड दे माइट रीच आउट टू यू. इफ नॉट, यू शुड always try to reach out to the person who was a participant or a sample in your research, कि they know about what you have done with their sample. Last is confidentiality of data resource. देखो हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम किसी इंसान का नाम जाने या हम किसी इंसान का नाम पब्लिश करें रिसर्च में. हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिहेवियर. तो बिहेवियर के लिए नाम का कोई मतलब नहीं होता, राइट. हम उनकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे. हम उनके फोन नंबर्स, ईमेल, उनका हाउस एड्रेस, उनकी फैमिली के बारे में, क्योंकि वी आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फैमिलीज आल्सो. सो वी विल ट्राई कि हम किसी तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उस पर्टिकुलर इंसान की वेलबींग को जेपरडाइज कर सके, हम नहीं करने वाले हैं. हम उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पर्टिकुलरली रिसर्च करते वक्त यूज करी है, हम उसमें हमेशा ट्राई करेंगे हम उनसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉन्फिडेंस में रखें, और उनकी इंडिविजुअलिटी के बारे में हम कोई भी डेटा या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है रिलीज नहीं करेंगे. So this was all for chapter number 2. I hope you have understood it. If there are questions, drop it in the comment section. I'll try to get back to you ASAP. And stay tuned, subscribe us for more, and download our app, which the link is given in the description, to get PDFs and ask your doubts. Thank you so much.